हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में दोस्तों हम एसएससी सीएचएसएल 2021 टायर फर्स्ट का ये पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यानी कि मैथ के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 30 मई को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें मैथ के जो क्वेश्चन आए थे उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 30 मई 2022 को सीएचएसएल टायर 1 का जो पेपर लिया गया था उसमें थर्ड शिफ्ट में जो भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये किसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो लोग एमटीएस का पेपर देने जा रहे हैं या जो फेज़ 10 का पेपर देंगे, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 का जो पेपर देंगे उनके लिए और एमटीएस वालों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यही नहीं, इससे पहले मैंने 24 में, 26 में, 27 में और ये 30 में, अभी तक इन सब के पेपर मैंने सॉल्व कर दिए हैं और ये 30 मई का आखिरी शिफ्ट का पेपर है। इन सबको आप देखिए और इन सब पे प्रैक्टिस कीजिए और आगे भी ऐसे ही मैं सॉल्यूशन लाता रहूँगा। तो आप सब पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस बनाइए, जिससे कि आपको एमटीएस में जाकर के ये ना लगे कि कोई नया क्वेश्चन मिल गया या फिर फेज 10 का पेपर देने जाओ सिलेक्शन पोस्ट वाला तो आपको ये ना लगे कि कोई नया क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने व्यूअर्स हैं वो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और साथ ही साथ एक कमेंट भी करके जाएं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट कर दें। ठीक है, और ये सारे शिफ्ट जो मैंने करा रखे हैं इनको देख लें और ज़रूरत पड़े तो आप 2020 का भी पेपर सोल्यूशन देख सकते हैं, वो भी मैंने चैप्टर वाइज कराया है। ठीक है, अगर किसी भाई के पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स नंदू कुमार ज्वाइन कर लें। और अगर आपको कुछ कहना है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मेरे पास मैसेज कर सकते हो सीधे। ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी वही है एनके मैथ्स नंदू कुमार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना वीडियो देखने के साथ ही। वेट मत करना कि वीडियो पूरी देखें फिर। ठीक है, जो लोग पुराने लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नए हैं वो तो भाई आप पूरी वीडियो देखो, आपको अच्छा लगता है तो ही लाइक करो। ठीक है, वरना बिना डिसलाइक किए कमेंट करके अच्छा सा और चले जाओ मुस्कुराते हुए। चलो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन है अपने पास। द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। देखो 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा कर रही थी। अच्छा बताओ, अर्थ जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में या फिर सर्कुलर शेप में, सर्कुलर पाथ पे आप मान सकते हैं, मैथमेटिक्स के अनुसार सर्कुलर पाथ पे वो चक्कर लगाती है। अब साइंस मत लगाना यहाँ पे। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन में अगर वो सर्कुलर पथ पे चलती है तो एक रिवॉल्यूशन में वो कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। और टाइम कितना लेती है एक रिवॉल्यूशन में? 24 घंटे। तो 24 घंटे चलने पर वो 360 डिग्री का एंगल बना लेती है। तो आपसे बताना है 3.5 घंटे चलने में, यानी कि 3.5 आवर चलने में वो कितना टाइम लगाएगी। 24 से इसको काट लो, 15 बार में कट जाएगा। 1 घंटे में वो 15 डिग्री का कोण बनाती है। तो 3.5 घंटे में 15 पिछे 75, लास्ट में 5 आएगा ना, तो ये आंसर होगा। पॉइंट में तो आएगा ही, बिना पॉइंट का तो बात ही नहीं बनेगा, पॉइंट में आएगा ही। ठीक है, और लास्ट में 5 भी आएगा तो ऑप्शन 4 होगा। बाकी आप पूरा कैलकुलेशन करना चाहो कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क अलोन इन 96 डेज, बी 104 दिन में कर सकता है। दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इतना मुश्किल सवाल नहीं है कि ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ जाएगा मुझे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक है, हुज कर्व्ड सरफेस एरिया इज 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 4 पाई। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये अगर आपको 4 पाई दिया हुआ है और ये दिया है आपका क्या चीज? कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर इंटू एच, ये दिया है 12 पाई। तो हमें देखो क्या बताना है, हमें वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच बताना है। तो आप देखो यहाँ से रेडियस निकाल लो आप, 2 पाई से ये कटेगा तो रेडियस 2 टाइम्स आएगा। यहाँ आप देखो ये 2 पाई आर की पूरी की वैल्यू हमें मालूम ही है कि 2 पाई आर की वैल्यू 4 पाई थी, तो इसके जगह पे 4 पाई रख दें और ये 12 पाई, तो आप देखोगे इससे ये कट जाएगा और एच का मान 4 3 12, एच 3 आ गया। तो अब वॉल्यूम वॉल्यूम लिख दो पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर तो 2 आया है तो 2 का स्क्वायर 4 और हाइट 3 आया है तो 3, यानी कि 4 3 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या रहा है कि देखो द मार्केट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज दिस, लेट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफर्ड बाय द स्टोर बी 10% एंड X%। यानी कि देखो 2150 रुपए का कोई शर्ट है, इस पर 2 डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। पहला जो है वो 10% का डिस्काउंट है, इसके बाद कुछ प्राइस बनेगा, फिर इस पे X% का डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद जो प्राइस बन जाती है वो 1505 बन जाती है। यहाँ पे प्राइस 1505 बन गई। तो कह रहा है कि एक्स का मान बताओ कितना होगा, वो भी लगभग में आपको बताना है। अच्छा बताओ, अगर 2150 में से अगर आप 10% लेस करोगे तो 10% इसका कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 215 होगा।
तो 215 लेस कर दो, ये 5 आएगा, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 और 21 में से 2 माइनस करोगे 19, यानी यहाँ पे वैल्यू 1935 होनी चाहिए थी। तो 1935 में उसको बेचना था, लेकिन उसने कुछ डिस्काउंट दे करके और बेचा 1505 में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया? आप चाहो तो 5 से काट लो, ये कटता नजर आ रहा है। 15 से काट लें क्या? 15 से तो कटेगा ही नहीं, 5 से काटो। तो ये 5 तियाँ 15 और फिर 4 और 3 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35 और ये 5 तियाँ 15 0 5 एक बार में। तो कितने का डिस्काउंट दे दिया? तो आप बोलोगे 86 रुपीज़ का डिस्काउंट दे दिया। 86 ही आएगा ना। हाँ, कितने पे दे दिया? 387 पे और इंटू का 100, ये निकालना है। तो क्या ये अब 86 जो है वो किससे कटेगा बताओ? तो आप बोलोगे अगर 2 से काटे, 2 चौके 8, 2 3 6, 43 से कटेगा। तो 43 से ये कट कट जाएगा, 7 3 10 8 18, ये तो 3 से कटेगा, 3 एक बार में और 3 दूना 6 और 3 निम 27, इतना गुना 3 है और ये 43 से 3 बार में कटेगा। देखो ये 3 बार में कट गया और ये 43 से कट गया 2 बार में। तो ओवरऑल ये आ गया 2/9 और इंटू का 100। 1/9 आपको पता होगा 11.11 होता है, लेकिन ये इसका डबल है, तो ये कितना आएगा? 22.22। ठीक है, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा 1/9 इक्वल टू 11.11%। ठीक है, तो ये उसका डबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये हिंदी में नहीं लिखा है मैंने, बाई मिस्टेक ये छूट गया लग रहा है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, यानी कि एक लंबवृत्तीय शंकु का जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वो दिया हुआ है कितना? आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, 4664 और उसकी त्रिज्या दी हुई है आधार की 28। हमें बताना है स्लांट हाइट बताना है, यानी कि एल का मान बताना है आपको, तिर्यक ऊंचाई, और आपको आर दिया हुआ है 28 और ये आपको दिया है कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल। अब बताओ इससे आसान क्या चाहिए? पाई की जगह पे आप 22/7 रख दो, आर 28 दे ही रखा है, एल हमें नहीं पता और ये दिया है 4664। आप काट लो, जितना इजीली आप काट सकते हो और जैसे काट सकते हो। 22 से काटोगे तो 22 दूना 44, फिर कितना आ जाएगा बताओ? 2 और 6 22 एक बार में और 22 दूना 44, इससे कट गया और ये 7 चौके 28 और 4 से काटोगे 4 पच्चे 20, 4 तियाँ 12, 53 आ गया एल का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वो 63 हो जाती है, तो कितना प्रतिशत बढ़ाया गया? दोनों को 9 से काट दो, 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63, इसको 100 बना दो, 25 से गुना करना होगा, ये 175 बन जाएगा 25 से गुना होके। ठीक है, 25 से हमने गुना कर दिया दोनों साइड। तो अब डायरेक्ट आप देख पा रहे हो ये 100 है, ये 125 हो गया, 175 सॉरी। तो कितना बढ़ गया? ये 75% बढ़ गया। या आप डायरेक्ट भी परसेंटेज लगा सकते हैं, जैसे आप लगाते हैं वो भी इजी है, सवाल ही इजी है बेसिकली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन बॉट अ पीस ऑफ लैंड फॉर 48,000 रुपीज, ही सोल्ड 2/5 ऑफ इट्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%। हाँ, तो आगे कह रहा है कि एट व्हाट गेन परसेंटेज राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस शुड ही सेल द रिमेनिंग लैंड टू अर्न ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 42%। यानी कि देखो ये कह रहा है कि 2/5 जो बेचा अपने लैंड का 2/5 पोर्शन, वो बेचा है 10% के लॉस पे। तो मान लो लॉस की कंडीशन में मैं बोल रहा हूँ कि 10% का लॉस हो गया है, और प्रॉफिट के कंडीशन में सेकेंड पार्ट जो बच गया है हिस्सा, वो कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल इसको 42% का प्रॉफिट हो जाए। मैं एलिगेशन अप्लाई कर रहा हूँ, अब देखना, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ लॉस पे कितना बेचा है, तो आप बोलोगे 2/5। 2/5 का मतलब अगर टोटल 5 है तो उसमें से 2 यूनिट जो बेचा है वो लॉस पे बेचा है। अगर 5 में से 2 यूनिट लॉस पे बेचा है तो बाकी का 3 यूनिट प्रॉफिट पे बेचा होगा। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा? देखो ये माइनस में है तो आप प्लस कर लोगे ओवरऑल, तो 42 और 10 कितना होगा? 52। तो 3 की वैल्यू 52 है तो 1 की वैल्यू 17 या 51 और 17 या 51, तो 10 3 या 9, लगभग ये 17.3 आएगा। और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 17 दूना 34.3 दूना 6। अब देखो 42 से ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, और कितनी बड़ी आएगी? 34.6 ज़्यादा आएगा, तो इसमें 34.6 ऐड कर लो तो ये 76.6% बनेगा। यानी कि ऑप्शन सेकंड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको, देखो ये कह रहा है कि मलय वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड at the rate of 7 rounds per hour while Neha runs around it at the rate of 11 rounds per hour. They start the same direction in the same direction from the same point at 2:45 p.m. They shall first cross each other at, यानी कि पहली बार वो कितने टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। देखिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, एक बात समझिए, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड हम लगा दें, अपेक्षिक गति जिसको आप बोलते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा है
कि वो एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना शुरू करते हैं, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं, तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आएगी? दोनों का डिफरेंस ले लो आप, 11 - 7 यानी कि 4 राउंड्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 4 राउंड चलेगा। अच्छा, 1 घंटे में 4 राउंड का मतलब क्या हो गया? आप 1 घंटे में 4 राउंड कहते हैं, यानी कि 4 राउंड्स, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट लग जाएगा। तो पर राउंड में कितने लग जाएंगे? पर राउंड में कितना टाइम लगेगा? 4 से इसको काट दो तो 15 चौके 60 यानी कि 15 मिनट। और यही वो टाइम है जिस टाइम के बाद वो मिलने वाले हैं। ठीक है, यही वो टाइम है जिस टाइम के बाद मिलने वाले हैं। आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे निकाल लो कि रिलेटिव स्पीड जो आएगा, रिलेटिव स्पीड वो देखो, एक 11 राउंड लगाता है, एक 4 राउंड लगाता है पर आवर में, सॉरी 7 राउंड। तो ये हो गया आपका 4 राउंड्स का डिफरेंट आ गया, तो 4 राउंड्स आ गया पर आवर। यानी कि जो आपका अब डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस में बोल रहा हूँ, टाइम पर राउंड के लिए जो टाइम लगना है पर राउंड के लिए वो कितना लगेगा? 1/4। और 1/4 का मतलब होता है, ये घंटे में मिनट में बदलोगे तो ये 15 मिनट आ जाएगा। तो देखो 2:45 पर वो शुरू किए थे, 15 मिनट बाद मिलेंगे, यानी 3 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एक कंपनी में 2 प्रकार के कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी और अधिकारी। अधिकारी का औसत वेतन जो है और एक अधिकारी का औसत मासिक वेतन संयुक्त औसत से इतना अधिक है, और एक कर्मचारी का मासिक वेतन, जबकि एक का संयुक्त औसत मासिक वेतन, हटाओ इंग्लिश वाला पढ़ लेते हैं। पता नहीं, ये हिंदी एक्चुअली में मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो पता नहीं ये क्या लिख दिया, हो सकता है दोबारा पढ़ो तो समझ जाओ। इन अ कंपनी देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज, 2 टाइप के एम्प्लॉय हैं, वर्कर्स एंड ऑफिसर्स। ठीक है, द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज दिस मोर देन द कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, while the combined average monthly salary of an employee is this more than the average monthly salary of a worker। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। What percentage of all the employees are officers? नंबर में पूछ रहा है, देख लेना यहाँ पे। अब देखो, पहले तो मैं क्वेश्चन को हिंदी में बता देता हूँ कि हिंदी में क्या है। कह रहा है कि देखो, एक कंपनी में 2 टाइप के कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिसमें से पहले को हम बोल रहे हैं ऑफिसर और दूसरे को बोल रहे हैं कि वो है वर्कर्स, यानी कि कर्मचारी। ठीक है, एक ऑफिसर हो गए यानी कि अधिकारी, और दूसरा है कर्मचारी। ठीक है, 2 टाइप के लोग काम करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि जो अधिकारियों का औसत वेतन है वो एक एम्प्लॉय से, ठीक है, देखो अब यहाँ पर हिंदी में यही बात है कि इसको भी कर्मचारी लिख दिया, इसको भी कर्मचारी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे वर्कर अलग है। यानी कि आप लेबर समझ लो, आप इस तरीके से समझ लो कि एक लेबर है और एक ऑफिसर्स हैं। इस 2 टाइप के लोग काम करते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ये ठीक है कि ऑफिसर्स हैं और फिर क्या है, वर्कर्स हैं। 2 टाइप के यहाँ पर एम्प्लॉई हैं। अब कह रहा है कि देखो, जो ऑफिसर्स हैं इनका जो एवरेज है वो एम्प्लॉई से कितना ज़्यादा है? 78,000 रुपये ज़्यादा सैलरी है। ठीक है, यानी कि हर एक ऑफिसर का जो सैलरी है वो हर एक एम्प्लॉई से 78,000 रुपये ज़्यादा है, और हर एक एम्प्लॉई का सैलरी जो है वो हर एक ऑफिसर से कितना ज़्यादा है? यहाँ पर 42,000 रुपये ज़्यादा है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि बताओ ऑफिसर्स की जो संख्या है वो कितना प्रतिशत संख्या है पूरी कंपनी में। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना, अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके और खुद से सॉल्व करने की एक बार कोशिश करना कि आप लोग क्या तरीका लगाते हो और आपके हिसाब से कौन सा तरीका एग्जाम हॉल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा पहले एक बार वीडियो को पॉज करके, और अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ। देखो, आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो आप टोटल नंबर 100 मान लो, और 100 में से आप मान लो कि ऑफिसर्स जो हैं वो x हैं, ऑफिसर्स को x मान लो, तो जो वर्कर्स बनेंगे वो 100 माइनस x, फिर इसका जो एवरेज बनेगा, और एम्प्लॉई का एवरेज मान लो आपकी ई ही है, तो इनका एवरेज बनेगा ई प्लस 78 के, और इनका एवरेज बनेगा ई माइनस 42 के। फिर इनका टोटल सम निकालो और इनका टोटल सम निकालो, और एक बार 100 लोगों का एवरेज आप 100 इंटू ई कर लोगे ये, और इनको सेम कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा ये। या फिर आपके पास दूसरा उपाय है कि अलग अलग ही मान लो, ऑफिसर को x मान लो और वर्कर्स को y मान लो, तो ये टोटल वैल्यू x प्लस वाई हो जाएगा, और बाकी प्रोसेस सेम कर लेना आप, तो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है? ये तो हो गया आपका बुक वाला तरीका, या फिर बिल्कुल लेंदी टाइप का तरीका कि कुछ नहीं आ रहा है तो चलो हमने कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल लिया। ठीक है, देखो ऐसे केस में ये आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर एलिगेशन अप्लाई हो सकता है बहुत अच्छे से। अगर आपने एलिगेशन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका पढ़ा है डीपली, तो आप इजीली एलिगेशन अप्लाई कर लोगे। आप बोलोगे कि देखो ये ऑफिसर्स हो गए, इधर हो गए वर्कर्स,
और बीच में जो आएंगे वो कौन आएंगे मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि बीच में आएंगे एम्प्लॉई, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉई का मतलब ऑफिसर और वर्कर दोनों को मिलाकर कंबाइंड, यहाँ पर लिखा है ना कंबाइंड एवरेज जो है उसको एम्प्लॉई मान रहे हैं हम। तो देखो अब ये कह रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर वो एम्प्लॉय से कितना ज़्यादा लेते हैं, 78,000 रुपये ज़्यादा लेते हैं। तो बेसिकली इनको हम माइनस करके यहाँ पे लिखते हैं और इन दोनों को माइनस करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर कि ऑफिसर और एम्प्लॉय के बीच में जो डिफरेंस दिया था वो कितना दिया था, 78,000 रुपये दिया था, ठीक है। और ये दिया था वर्कर्स और एम्प्लॉय के बीच का जो गैप था वो 42,000 रुपये दिया था। तो यहाँ से अगर आप रेशियो निकाल लो तो ये 3 जीरो से 3 जीरो और ये 13 छक्के 78 और ये 7 छक्के 42। इसका मतलब अगर ऑफिसर की संख्या 7 है तो वर्कर की संख्या कितनी है, 13 है, और टोटल संख्या कितनी हो गई, 13 और 7 20। इसमें से हमें ऑफिसर का परसेंटेज बताना है, तो आप बोलोगे ऑफिसर यहाँ पे 7 हैं, टोटल कितने में से, 20 में से, और इंटू का 100। तो ये 20 पच्चे 100 और 7 पच्चे 35%, यानी कि जो ऑफिसर हैं वो 35% है। और मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका फिर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये आपको तरीका पसंद आया तो ज़रूर से मुझे एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है। और देखो लाइक तो कर ही देना इसी तरीके के नाम पे, ठीक है, लाइक कर देना और साथ में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये तरीका आप समझे नहीं समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, हर एक 3 मंथ्स पे, यानी कि 3 मंथ्स पे आपको क्या करना होगा, एक बार इंटरेस्ट पे करना होगा। तो देखो टोटल 9 मंथ्स गिवन है और 3-3 महीने पे करना है, तो जो टाइम बनेगा उसकी 3 साइकिल्स बन जाएंगी, यानी कि हर एक 3-3 महीने पे करोगे तो 9 महीने में 3 बार पे करना होगा, तो टाइम 3 हो गया। रेट क्या होगा, आप बोलोगे कि जो 4% रेट है ये है 12 ईयर्स के लिए, ये एनम है ना, पर एनम, यानी कि सॉरी 12 ईयर्स में बोल रहा हूँ, एक साल के लिए। अरे यार ये क्या हुआ, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर। 9 मंथ्स का क्या केस था कि 9 मंथ्स में 3-3 महीने पे करना है, तो टाइम 3 बार, यानी कि 3 बार हमें पे करना होगा। 4% पर एनम है, यानी कि 4% 1 ईयर में आपको पे करना है, यानी कि 12 मंथ्स में। 12 मंथ्स में 4%, तो पर मंथ कितना पे करना पड़ जाएगा आपको, या हम 3 मंथ्स पे करेंगे ना, तो 3 मंथ्स में कितना पे करना पड़ेगा, 4 से काट दो, 1%, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो कि नहीं, दोनों साइड हमने 4 से काट दिया, तो 3-3 महीने पे आपको बस 1% ही पे करना होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हर एक 3 महीने में 1% पे करना है, और 3-3 महीने के 3 साइकिल है, यानी कि रेट अब आपको 1% लेना है, टाइम 3 ईयर्स हो गया और आपको CI बताना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 60% जो निकालते हैं वो निकाल लेता हूँ। देखो 1% का ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, A+B और प्लस AB/100, इतना परसेंट ये 2 के लिए सॉरी 2 ईयर्स के लिए CI निकाल देता है। तो देखो 1% के लिए अब 2 साल के लिए निकालोगे तो 1 + 1 और प्लस 1 गुना 1/100, यानी कि आ जाएगा 1 और 1 2 और 0.01, ये 2 साल के लिए है। इसमें एक बार और 1 ऐड कर लो और प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट तो आएगा कितना, 200, एक ही और 100 से डिवाइड करोगे तो 0.0 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2 और 1 3 और 0.03 और 01, इतना परसेंट आपको पे करना होगा। इतना परसेंट किसका, 20,000 का। तो जो CI बनेगा आप ये डायरेक्ट लिख लो, 20,000 का कितना परसेंट भाई मेरे, 3.0301%, ठीक है। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे और कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 और आ जाएगा। यहाँ पर तो 4 ही जीरो हैं, तो आप 4 जीरो काट दो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20606, तो 60602 कहाँ है, इसमें है, तो ये आंसर होगा। पॉइंट तो बाद में चिपकाएंगे ना हम इधर उधर। अगला सवाल ये कह रहा है कि देखो एक त्रिभुज ABC में, देखो पॉइंट का क्या रोल है यहाँ पर, जब ये डिजिट्स हमारे मैच कर गए तो पॉइंट चाहे आप कहीं भी लगाओ डिजिट्स थोड़ी चेंज होंगे, तो यही हमने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। त्रिभुज ABC में CA को P तक बढ़ाया गया है, ये एंगल आपको दिया गया है, एंगल B और C का ये रेशियो है, तो BC बताना है आपको कितना होगा। अच्छा देखो B और C ही हमें बताना है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले तो मैं एक ट्रेंगल बना देता हूँ जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। अब इसमें कह रहा है कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है। इसमें ये कह रहा है कि एंगल B और C का जो रेशियो है वो 2 और 5 का है, ठीक है। और A के पास कितना है, 126 है। अगर A के पास 126 है तो एंगल B + C कितना रह जाएगा, 180 में से 126 माइनस कर दो तो ये 54 रह जाएगा, ठीक है। 54 रहेगा, यही रहेगा ना, बताओ। A 126 है। अच्छा P भी तो है इसमें, हमने P तो अभी डायग्राम में बनाया ही नहीं, देखो P भी बना लो।
पी कहाँ पर है, सी ए को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ पर, पी तक। तो ये डायग्राम थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा हमें, इसको मिटाने दो पहले। सी ए को जब प्रोड्यूस करना है तो मैं ऐसे बना देता हूँ। देखो मान लो ये हो गया, और इस लाइन को ही मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ और इसको सी ए मान लूँगा, ठीक है। और इसको भी मान लो मैं एक पल के लिए मिला देता हूँ, या चलो मान लेता हूँ इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं आएगी। ये आपका सी है और ये ए है, इसको प्रोड्यूस किया गया है पी तक, और ये बी है। तो आपको बी ए पी यानी कि ये दिया है 126 डिग्री, और आपसे एंगल बी और सी का रेशियो दिया है 5 और 2 का, यानी कि बी अगर 5x है तो ये कितना है, 2x है। अब आपको पता है कि इस दोनों का योगफल जो है वो एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है, तो 5 और 2 7x की वैल्यू 126 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 18। तो ये 18 पचे 90 और 18 दूना 36 आएगा, ये होगा ना। जब x की वैल्यू 18 आ गई, 18 से मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक घड़ी की कीमत में 20% कमी की गई तो बेची गई घड़ियों की संख्या है 40% वृद्धि हुई, प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। हिंदी पर बिल्कुल भी ना जाए, ये ट्रांसलेटेड हिंदी है, यहाँ पर आ जाए। देखो ये कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ वॉच वॉज रिड्यूस्ड बाय 20%, द नंबर ऑफ वॉचेज सोल्ड इज इंक्रीज्ड बाय 40%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सेल इन परसेंटेज। यानी कि ये क्या कह रहा है, देखो हिंदी में समझ लो। ये कह रहा है कि देखो घड़ी का जो प्राइस है, कीमत है, वो 20% कम कर दिया गया और इससे उसकी बिक्री की जो संख्या है वो 40% बढ़ गई, तो ओवरऑल सेल परसेंटेज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो दोनों से ही सेल परसेंटेज चेंज होगा, तो आप लिख लो एक वैल्यू क्या हुई, 20% कम हुई तो माइनस की 20, फिर वो 40% बढ़ा तो प्लस का 40, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये 20 गुना 40 और बटा 100। तो ये कितना बन जाएगा, इसको माइनस कर दोगे तो ये 20 और माइनस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 4 दूना 8, 20 में से 8 जाएगा तो 12%, और ये प्लस में बढ़ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है, 12% की वृद्धि आएगी, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर इतना में बेचा जाता है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, होमवर्क। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी इतना है, तो ये बता दो। देखो एक इक्वेशन और दो दो वेरिएबल हैं, ए प्लस बी आपको दिया है 25, इक्वेशन एक है, वेरिएबल दो है, तो किसी एक वेरिएबल को कुछ भी मान लो मैं बी को मान लेता हूँ यहाँ पर 0, ठीक है। बी को मैंने 0 मान लिया, तो ए कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि ए तो 25 ही बन जाएगा। अब ए 25 बन गया तो यहाँ पर ए की जगह पर 25 रखोगे तो ये 25 माइनस 15 यानी कि ये 10 का क्यूब बनेगा, और बी जब 0 हो गया तो बी वाला तो पोर्शन कट गया, ये माइनस में 10 का क्यूब बन गया, यानी कि ये कितना आएगा, 0। किसी भी एक को आप कुछ भी मान लो, क्योंकि एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 88 से डिविजिबल होने का मतलब 11 और 8 दोनों से डिवाइड होगा। तो पहले 8 के लिए चेक कर लो, 8 के केस में लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 46y जो है ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या बनेगी बताओ। तो आप बनोगे 8 पच्चे 40, 40 तक तो कट गया, 6 बच गया, और यहाँ y। अब देखो 6 पर ऐसा क्या रखें कि ये कट जाए, तो आप बोलोगे 4, 6 पर 4 रखोगे तो 64, 8 8 64 कट जाएगा, तो y की वैल्यू तो 4 आ गई। अब इसमें y की जगह पर 4 हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये बनेगा 5x 8 1, और 4 6, और y की जगह पर हमने 4 निकाला है। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लो, अल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। तो ये 5 और 8 13 और 4 हो गया कितना, 13 और 4 15, सॉरी 17 हो गया ना, 13 और 4 17 और 4 21, और माइनस ये 6 और 1 7 प्लस एक्स है, 7 प्लस एक्स। अब ये वैल्यू 0 ला दो या ये वैल्यू 11 ला दो। देखो अब 21 में से 7 अगर माइनस करोगे तो ये कितना बनेगा बताओ। अच्छा बताओ 21 में से अगर हम 7 माइनस करते हैं तो 11 में से 7 जाएगा तो ये 14 आएगा, और फिर माइनस का x इक्वल टू 0। तो x का मान अगर हम 14 कहें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, एक डिजिट है, और एक डिजिट ये तो नंबर आ गया ना, डिजिट नहीं है, वो तो सिंगल आना चाहिए। तो इसको 0 ना लेके आप 11 ले लो, अगर आप 11 लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। 0 के केस में वो 14 आ रहा है तो 11 ले लो, 11 के केस में ये 3 आएगा, फिर 3 आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू प्लस ये दिया है, तो पी स्क्वायर प्लस 2p की वैल्यू बता दो क्या होगा। पी स्क्वायर और प्लस 2p की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है आपको। अब देखो ये सवाल अलजेब्रा का है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। देखो पहले तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, और ये सिंगल इक्वेशन है और सिंगल वेरिएबल भी है, तो हम कोई वैल्यू पुट तो नहीं कर सकते। हालांकि अगर आप हिट एंड ट्रायल से कोई फिक्स वैल्यू पुट करना चाहो तो कर लो, लेकिन कोई सा भी वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसकी कोई पार्टिकुलर सोल्यूशन ही निकलेगा। तो एक काम करते हैं, देखो ये क्यूब के फॉर्मेट में दिख रहा है ना, तो इसको क्यूब बनाते हैं। आप बताओ 26 को आप क्यूब कैसे बना सकते हो, 26 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है,
लेकिन इसके पास का नंबर 27 परफेक्ट क्यूब है, यानी कि 27 इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। तो दोनों साइड हम 1 ऐड कर लेते हैं, तो आप बोलोगे ये हो गया पी क्यूब प्लस 3p स्क्वायर और प्लस 3p प्लस 1 इधर भी कर दिया और उधर 1 ऐड करेंगे तो 27 आएगा। अब ये देखो ये हो गया आपका ओवरऑल पी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि पी का स्क्वायर और इंटू बी मैं 1 को मानता हूँ तो 1 का स्क्वायर, और फिर 3 इंटू ए यानी कि पी और इंटू बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस 1 का क्यूब, और ये आ गया 3 का क्यूब। तो आप देखो ये ओवरऑल ए प्लस बी के होल क्यूब पे आ गया, ए प्लस बी का होल क्यूब। अगर आपको फॉर्मूला याद हो मैं लिख देता हूँ जिससे आपको ये बात ध्यान रहे। ये होता है ए क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये p प्लस 1 का होल क्यूब आ गया और राइट साइड में 3 का क्यूब है, तो ये कट जाएगा। तो p प्लस 1 की वैल्यू अगर 3 है यानी कि p की वैल्यू 2 है, और p की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 ये 8 आएगा, और यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल ये है सिंप्लीफिकेशन है, तो देखो कहाँ से शुरू करो, ऑफ से शुरू करो। तो इतना परसेंट ऑफ 6 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा ना, 36 नहीं आएगा। देखो 6 आप इसको ऐसे लिख लो, नहीं समझ आ रहा है तो 36 ही आएगा, लेकिन इस 6 को इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 36 का 100% बचेगा, तो ये 36 ही होगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये वैल्यू तो 36 आ गया, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। तो 36 गुना 1 यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 36 आ गई। अब इनकी बात करते हैं, अभी हम इनको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, फिर डिवाइड सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा, ऑफ वाला काम है, और फिर ब्रैकेट, तो पहले ब्रैकेट करोगे तो ये 6 6 12 और 12 6 ये 72 बन गया। तो ओवरऑल बना देखो 6 और गुना में 72 और डिवाइडेड बाई 36, तो 36 दुना 72 और 6 दुना 12, 12 आंसर आएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए रनों का औसत 37 है, 17वें पारी में उसका स्कोर क्या होगा जिससे उसके स्कोर में 9 रन की वृद्धि हो जाए। औसत स्कोर में, औसत में 9 रन बढ़ाना है उसके। 17 इनिंग्स में 37 है एवरेज। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज हिज 17th इनिंग्स, उसमें स्कोर क्या बनाया, यानी कि उसका इंक्रीजिंग जो है, यानी कि जो एवरेज है वो 9 से इंक्रीज हो गया है। अच्छा एक बात बताओ आप, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। देखो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो एवरेज है वो 17 इनिंग्स का, 17 इनिंग्स का एवरेज 37 है, और ये भी पता है कि जब वो 17th इनिंग्स में कुछ रन बनाता है, स्कोर बनाता है, तो जो एवरेज स्कोर है वो 9 से इंक्रीज हो गया है। यानी कि अगर 16th इनिंग तक मैं पूछूं कि 16th इनिंग तक जो एवरेज था वो क्या था, तो आप बोलोगे वो 37 तो तब हुआ है जब 17th में उसने स्कोर बनाया और 9 इंक्रीज हो गया एवरेज, यानी कि पहले से वो 28 ही रहा होगा, 37 से 9 कम रहा होगा। तो 16 पारियों का जो औसत था वो 28 था। अब बताओ 17वीं पारी में वो कितना रन बनाया होगा कि एवरेज 9 से बढ़ जाए। तो आप बोलोगे कि देखो ओल्ड एवरेज 28 है, बढ़ाना है तो प्लस लगाएंगे, कितना बढ़ाना है 9, और कितने इनिंग्स का बढ़ाना है 17 इनिंग्स का। तो ये हो जाएगा 28 और प्लस 17 नवे 153, तो ये जोड़ के हो जाएगा 181, यानी कि उसे 181 स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि अल्फा इज एन एक्यूट एंगल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल नॉट नेसेसरीली टू बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा। सेक अल्फा के बराबर इसमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, ये बताना है आपको। देखो अब ये तो फॉर्मूला की ही बात कर रहा है। देखो 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर की वैल्यू तो सेक अल्फा आ ही जाएगा। 1/cos तो सेक अल्फा के बराबर होता ही, ये कॉसेक के बराबर होता है, तो ये नहीं आएगा, ये भी आ जाएगा, आप सॉल्व करके ट्राई कर लो। अगला सवाल कह रहा है कि रोमेश जो है वो ओपनड अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन हिज बैंक फॉर 3 ईयर्स डिपॉजिटिंग, वो कितना डिपॉजिट करता है, 80,000 रुपये डिपॉजिट करता है। ठीक है, अब ये कह रहा है द बैंक हैज प्रोमिस टू पे हिज him compound interest annually at the rate of 7% per annum. What is the maturity value of FDR nearest to 0? ठीक है, अच्छा बताओ इसमें कितना वैल्यू बनेगा, ये कह रहा है। अब देखो ओवरऑल बात इतनी सी है क्वेश्चन में कि रोमेश 80,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट कर देता है बैंक में 3 साल के लिए। बैंक ने ये भी प्रॉमिस कर दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसको 7% पर ईयर के हिसाब से। तो ये कह रहा है कि एफडीआर का मूल्य क्या बन जाएगा, 3 साल बाद कितना रुपये उसको मिलेगा, यानी कि अमाउंट बताना है। तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि देखो जो प्रिंसिपल है वो तो 80,000 है, हर एक साल 7% का मतलब उस पर अगर 100 रुपये है तो 7 बढ़ेंगे, यानी कि 107/100 ये होगा एक साल में। लेकिन ऐसे ऐसे 3 साल दिए हैं उसने, तो 3 साल के लिए 3 बार 107/100 लिखोगे, यही होगा ना, हर एक साल 7-7% बढ़ेगा। अब काट लो, तो आप ये 4 जीरो से ये 2 और 2 4 जीरो तो काट लोगे, इनको मल्टीप्लाई करना होगा,
तो 107 का स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं, 7 ज़्यादा है 100 से, तो 7 सत्ते 49 और 7 और जोड़ दो तो ये 100 कितना आ जाएगा 14। ठीक है, तो ये देखो ये तो आ गया स्क्वायर, इसको अभी 107 से और मल्टीप्लाई करना होगा और फिर 8 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो क्यों ना हम एक ही बार 8 सत्ते 56 से इसको मल्टीप्लाई कर लें। देखो 107 को अगर 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे पहले ही तो ये बन जाएगा 856, तो इसको 856 से ही मल्टीप्लाई कर लो। तो 9 छक कितना होगा 54। ठीक है, और 5 और ये देखो 6 चौके 24 और 5 29 और ये आ जाएगा आपका 6 चौके 24 और 2 26 और 11 छक 66 और 1 मिनट रुक जाओ, 11 छक 66 और 2 कितना हो गया 68, ये आ गया। फिर 5 से गुना कर लो तो ये 9 पच्चे 45 का 5 और 4 पच्चे 20 और 4 24 और ये हो गया 5 चौके 20 और 2 22 और 11 पच्चे 55 और 2 57, ये आ गया। ठीक है, ये मैं सीधा लिख देता हूँ, देखो 68 और 694 और ये हो गया आपका 5724 और 5 और थर्ड आएगा देखो 9 अट्ठे 72 का 2 और फिर ये 8 चौके 32 और 2 32 और 7 39, ये 9 आ गया। ठीक है, 1 मिनट, ये हो गया 9 और फिर बचा 3, तो 8 चौके 32 और 3 हो गया 35 और फिर 3 तो 11 अट्ठे 88 और 3 आ गया 87। ऐड कर लो तो ये 4 आएगा, 9 5 14 का 4 6 4 10 2 12 और 1 13 8 2 10 और 9 19 और 1 20 का 0 7 6 13 5 18 और 2 20 का 0 7 5 12 2 14 8 और 1 9। तो ये ओवरऑल कितनी वैल्यू आ गई, देखो इतना आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है देखो 94000344 और इस 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट यहाँ आएगा। तो ये लास्ट तक पूछ रहा है कि जो नियरेस्ट टू आपका बन रहा है वो बता दो। ठीक है, नियरेस्ट टू रेट फर्स्ट, तो ये आंसर होगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब डीआई बच गया है आपका एक दो क्वेश्चन। ये कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ टेस्ट्स पर डे पर लैक्स इन 4 कंट्रीज। ठीक है, देखो ये कह रहा है चारों देशों में प्रतिदिन प्रति लाख टेस्ट की औसत संख्या क्या है, ये बताना है आपको। देखो इसमें जो डेटा दिया है ना ये तो आपको डराने के लिए ही दे दिया है, सीधी सी बात है। आप यहाँ पर ये देख लो, हमें एवरेज बताना है चारों साल का मिला के, तो इन सबको ऐड कर लो। सबको ऐड कर लोगे तो 60,000 आएगा और ये 4 देश हैं तो 4 से डिवाइड कर दो, 15 चौके 60 यानी कि 15,000, ये एवरेज आएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल ये कह रहा है कि बताओ दी गई जानकारी के अनुसार, 1 मिनट रुको, ये दिख नहीं रहा है ना, मैं अभी इसको जगह पे लाता हूँ। हाँ, ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स टू इंपोर्ट इन द हाईएस्ट कंपनी, हाईएस्ट कंपनी यही है ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का 1 मिनट यार, ये फिर सबसे अधिक क्या कह रहा है, दी गई जानकारी के आधार पर निर्यात और आयात का अनुपात डैश कंपनी में सबसे अधिक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा एक बात समझो, यहाँ पर आपके मन में ये कन्फ्यूजन आ सकती है कि देखो निर्यात और आयात का अनुपात किस कंपनी में सबसे अधिक है। अनुपात कैसे आप बताओगे कि अधिक है कि कम है। तो यहाँ देखो ये जो अनुपात लिखा है, जो रेशियो वर्ड लिखा है, रेशियो का मतलब देखो ए रेशियो बी लिखा होता है, इसका क्या मतलब है ए बाई बी। तो हम ए बाई बी को तो कंपेयर करके बता सकते हैं ना कि कौन ज़्यादा है कौन कम, क्योंकि ये फ्रैक्शन हो गया। जैसे यहाँ पर मान लो मैं पहले को देखो, इसमें निर्यात और आयात यानी कि हमें किसका रेशियो बताना है, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट। एक्सपोर्ट कौन सा है ब्लू वाला और इंपोर्ट कौन वाला है आपका ऑरेंज वाला, यानी कि ब्लू बाई ऑरेंज आपका निकालना है कि कौन सा ज़्यादा हो रहा है। इसमें ब्लू बाई ऑरेंज देखो ये तो कम ही हो रहा है, हमें तो मैक्सिमम बताना है ना। ब्लू बाई ऑरेंज ये ज़्यादा होगा, एक देखो 38 और बटा 32 है। इसमें तो नीचे डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है तो ये तो छोटी वैल्यू आ जाएगी ना, इसमें भी डिनोमिनेटर ज़्यादा हो रहा है छोटी वैल्यू आ जाएगी। ये भी ज़्यादा हो सकता है आपका 58/52, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है। ठीक है, हर की संख्या हर जो है उसका मान छोटा है। ये भी बढ़ रहा है, देखो ये बढ़ रहा है तो ये तो आप 63/65 ये वैल्यू देखो, जब बेस की वैल्यू ज़्यादा है तो इसकी ओवर वैल्यू तो वैल्यू 1 से कम ही आ जाएगा। अब इस दोनों में आप कंपेयर कर लो कौन बड़ा हुआ कौन छोटा हुआ। एक है 38/32 और एक है आपका 58/52। कैसे कंपेयर करोगे आप, एक बार कट कर लो, अगर कट होता है तो ये 19 दूना 38 और ये 16 दूना 32 और ये कटेगा 29 दूना 58 और ये 28 28 नहीं 26 दूना 52। अब देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम चेक कर सकते हैं ना, ये 19 को आप 26 से गुना करो तो 19 छके 114, या डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर लो, जो आपको ज़्यादा इजी लग जाए। ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो 19 छके
14 फिर बचेगा कितना 11 और 19 दूना 38 और 11 कितना हो जाएगा 49 और 16 में कितना हो जाएगा 16 नवा 144 14 और 16 दूना 32 और 14 46। तो देखो ये बड़ा आ रहा है ना, ये बड़ा आ रहा है यानी कि 19 वाला यानी कि 38/32 वाला बड़ा होगा यानी कि बी। तो बी का जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल आपके पास ये है, देख लो। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये देख के ही लग रहा है कि काफ़ी कैलकुलेटिव होगा क्योंकि ये अलग अलग आपको निकालने के लिए फॉर्मूलेज दे रखे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो डीआई मिला था वो बहुत से ज़्यादा इजी था और ये जो डीआई है ये बहुत से ज़्यादा कैलकुलेटिव है, देख के ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ऑप्शन ही सारे पॉइंट्स में पड़े हुए हैं। चलो देखो कोई बात नहीं, हमें टोटल सम बताना है यानी कि हमें योगफल बताना है किसका। देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि टैक्स देने के बाद जो लाभ होगा उसका हमें योगफल बताना है। टैक्स देने के बाद लाभ, देखो पहले लाभ कैसे निकालोगे आप, आय माइनस का खर्च, सॉरी आय और माइनस का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। फिर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे यानी कि टैक्स देने के बाद जो लाभ हो रहा है वो कैसे निकालोगे, वो लाभ में से आप टैक्स को माइनस कर दोगे। और टैक्स कैसे निकालोगे, टैक्स के रेट और गुना में प्रॉफिट, प्रॉफिट पे कितना % टैक्स देना पड़ रहा है ये परसेंटेज से निकाल लेंगे। चलो तो जो हमें बताना था ओवरऑल हमें ये बताना था सम। ठीक है, क्या बताना था हमें, देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल कैसे सकते हैं, प्रॉफिट और माइनस टैक्स निकालेंगे। तो पहले हमें प्रॉफिट निकालना है। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा, 62 रुपये की कमाई है, उसमें 30 रुपये अपनी लागत है, तो जो प्रॉफिट हो गया वो कितना बन गया 32 का। इसमें प्रॉफिट कितना बनेगा, तो आप बोलोगे कि इसमें प्रॉफिट बनेगा 75 में से 35 तो अपना लगा है यानी कि 40 का प्रॉफिट बना। यहाँ प्रॉफिट कितना बनेगा माइनस कर लो, तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 3 गया 4 46। यहाँ पे कितना बन गया, तो यहाँ पर भी 46 ही बना, 14 में से 8 गया तो 6 और ये बच गया 7 में से 3 माइनस करोगे 4। ठीक है, ये भी 2 कम कर दिया और ये 2 बढ़ा दिया तो बात तो वही रहेगा, यहाँ भी 46 ही आएगा और ये 95 और ये 95, ये केस है। ये टोटल प्रॉफिट हो गया, तो इनका टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना बना इनको जोड़ लो। देखो 2 और 6 8 और 6 14, 14 और 10 कितना हो गया 14 और 10 24, फिर बच गया 2 और ये हो गया 3 2 5 और 4 3 12 और 5 17, 17 और 9 26 और 9 26 और 9 35। यार 26 कैसे बन गया, 4 3 12 और 3 15 और 9 24। अच्छा ये 45 45 आएगा ना दोनों, 95 95 ही हमने लिख दिया, ये 45 45 आएगा, सॉरी। तो ये 1 2 3 4 5 5 चौके 20 3 23 और 2 25, ये 254 रुपये आ गया केवल प्रॉफिट का। ठीक है, अब बात करते हैं हम, देखो किसका, हम टैक्स का निकाल लेते हैं। टैक्स का क्या होगा, तो आप बोलोगे टैक्स रेट और प्रॉफिट का उतना % जितना टैक्स है। तो देखो टैक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 32 का 15% टैक्स लगना है। तो 32 का 15% कितना लगेगा, या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो या 32 का 15% निकाल लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। 32 को 15 से गुना करोगे, 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 3 48, ये आएगा। और 40 100 और 40 को गुना कर लो, सॉरी 10 और 40 को, तो ये 400 आएगा। अभी मैं परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, 15 का 46 से मल्टीप्लाई करना है, तो 23 को मैं 30 से कर देता हूँ, 23 तिया 69, ये 9 है और 0 है। देखो मैं ठीक से लिख देता हूँ, ये मत समझना इतना लेंदी आया है भाई। देखो आप दूसरे क्वेश्चंस में टाइम बचाओगे तभी तो यहाँ पे टाइम आप लगाओगे, वरना 25 में 25 नहीं ला पाओगे बाबू। देखो ये इसको मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करेंगे, इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, इसको डबल कर देते हैं 30 और ये हाफ कर लेते हैं 19। लेकिन कॉस्ट का नहीं निकालना है ना, हमें इसका निकालना है ना 15%, 46 का 15%। तो ये भी 23 तिया 69 हो जाएगा, ये तो हमने लिख ही दिया, इसका यही है। देखो यहाँ 46 का 20%, 46 दूना 92, 45 का 25% तो 45 और ये भी 45 का 25 ही % है। तो ओवरऑल 45 दूना 90 का 25% निकाल लो, 90 का 25%, 25 में 225 और ये 0, ये टोटल हो गया टैक्स। इनको भी ऐड करो। देखो इसमें 100 से अभी डिवाइड भी करना है क्योंकि ये परसेंटेज वैल्यू है, तो 100 से डिवाइड करते हो पहले जोड़ लो, ये तो कितना आएगा, ये सब तो 0 ही आने हैं लास्ट वाले, तो ये 0 हो गया। बाकी को आप ऐड करो तो ये कितना बनेगा, आप बोलोगे 8 और ये 0, 8 9 17 और 17 और 2 19 और 5 9 5 14, यहाँ 4 आ गया, 24 तो 2 बचा, 4 और 4 8, 8 और 2 10 और 6 16 और 9 25
25 और 22 कितना हो गया, 37 आएगा क्या? ये सही ऐड किया हमने यार, ये भी एक महाबेवकूफ़ी है ना। देखो हम ऑप्शन से इतने पे लगा सकते हैं, आंसर भले मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन से तो लगा ही सकते हैं। चलो एक बार माइनस करके देख लेते हैं, 100 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा देखो ये 254 और 0.00 इसमें से माइनस करना है 37.40। तो ये 0 और ये 6, तो लास्ट में 6 देखिए आप, 6 वाला तो आंसर मार्क ही कर दो। आगे देख लेते हैं घटाकर हमारा बराबर बैठता है कि नहीं। ये एक हासिल दे दिया तो यहाँ 3 बच गया, 13 में से 7 गया 6, और ये बच गया कितना अपने पास, एक दे दिया है ना हासिल पहले ही। हाँ, यहाँ पर शायद 2 या 3 कुछ इधर उधर बनेगा, आप चेक कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं तो एरर है। एक दे दिया है, 3 बचा, एक ये दे दिया 4, तो ये 1 बच रहा है जबकि 0 बचना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, या तो फिर ये 4 आ जाएगा, चेक कर लूँ क्या, 4 और 4 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23 और 2 25 और 2 27, तो 2 आएगा ना, तो 2 और 2 4, ये 4 आ ही रहा है, ये 4 होगा तो ये 0 और 2 आ जाएगा, ये आंसर है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था, लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट टाइम में अगर आपके सामने आ रहा है तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, यू हैव टू स्किप दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप कर लो या मार्क फॉर रिव्यू कर दो और बाद में इसका आंसर करो, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ही कैलकुलेटिव और टाइम टेकिंग है, तो इनको आप लास्ट में करो अगर आपके पास टाइम बचता है तो, और कोशिश करना है कि टाइम बचाएं और ऐसे क्वेश्चन को भी लास्ट में करें ताकि बाकी सबसे आगे निकल पाओ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक करके जाना लेकिन।